गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जो कि +2 कॉमर्स में हमारा सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस, इसका पहला लेसन है सेकंड पार्ट का। तो पहले हम देखते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। कि जब भी हम कोई भी सेल परचेज़ करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की इंटरनेट के थ्रू, तब उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ये ई कॉमर्स जो है किन किन के बीच में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर तो बिजनेस और बिजनेस के बीच में है तो हम कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस। अगर बिजनेस और कस्टमर के बीच में है तो हम कहेंगे बिजनेस टू कस्टमर। इसी तरह से अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर्स के साथ में डील कर रहा है तो हम कहेंगे कस्टमर टू कस्टमर। अगर एक गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ में डील कर रही है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर अब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कोई ऐसे इंटरनेट पे डील कर रही है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसी तरह से पीयर टू पीयर, इसको हम कहते हैं कि लास्ट आ गया इसमें गवर्नमेंट टू सिटीज़न, कि अगर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली कोई सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई सेल परचेज़ करते हैं उसकी हमें एडवांटेजेस क्या होती हैं किसी भी कस्टमर के लिए, तो वो हम देखते हैं। इसका हमें पता भी है कि हमें क्या एडवांटेजेस है कि हम घर बैठे 24 आवर्स कम से कम रेट्स के ऊपर अच्छी तरह चीज़ को जांच परख के हर टाइम पे किसी भी जगह पे बैठे हुए हम चीज़ों की सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो यही सारी इसकी क्या है एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले क्या है, अवेलेबल एनी वेयर एनी टाइम, कि जहाँ मर्जी घर पे बैठे हैं, किसी और शहर में बैठे हैं, किसी दुकान पे बैठे हैं तो अपने मोबाइल के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। और साल के 365 दिन हर एक टाइम इसको हम कर सकते हैं। अगला आ गया इसके अंदर कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो जो भी हम सेल परचेज़ यहाँ पे करेंगे उसकी बड़ी ही कॉम्पिटिटिव रेट्स हमें मिल जाती हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स हमें मिल जाते हैं। तीसरा इसमें आ गया बेटर चॉइस टू कस्टमर, कि कस्टमर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस मिलती है, हर तरह की प्रोडक्ट्स वहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, तो जिसमें से कस्टमर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें से अपना चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे अगली एडवांटेज इसकी आएगी क्विक सर्विस, कि सर्विस बड़ी क्विक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने कोई मोबाइल परचेज़ की है, साथ के साथ उसको मैसेज आ जाएगा कि हाँ इतने दिनों बाद आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी, साथ के साथ पेमेंट की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो बड़ा ही इसका क्विक है प्रोसेस इसका। जब से जैसे ऑर्डर की प्लेसमेंट करना और साथ के साथ ऑर्डर का कंप्लीट होना, जैसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड विद इन द सेकंड्स, आल्सो ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद इन द सेकंड्स, कि सारी प्रोडक्ट की हमने इन्फॉर्मेशन भी बड़ी जल्दी जल्दी हम इसमें गेन कर लेते हैं और साथ के साथ ऑर्डर भी हमारा सेकंड्स के अंदर प्लेस हो जाता है। परचेजिंग एट होम, इसको हम घर बैठे भी परचेज़ कर सकते हैं। बेटर व्यू ऑफ द प्रोडक्ट, आजकल हर एक कंपनीज जो है अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट साइट से उसके व्यूज़ की इमेजेस हमें प्रोवाइड करती है, जिसको हम जांच पर कर सकते हैं और उसके लिए हम साथ के साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आगे आ गया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि जब हम अपनी आइडियाज़ वगैरह को इंटरनेट पे ऐसे एक्सचेंज करते हैं तो एक वर्चुअल कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है हमारे जैसे और लोगों की, तो उससे हमें फ़र्दर बेनिफिट होता है सोसाइटी को। तो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट पे चीज़ें खरीदने के। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस एंड प्रॉक्सी सर्विसेज। ई बैंकिंग क्या है, तो जैसे नाम आ गया कि बैंकिंग जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, कि किसी तरह की भी कोई पेमेंट्स रिसीव करना, पेमेंट्स को देना या किसी और तरह के फंड्स को ट्रांसफ़र करना, वो सारे अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो उसको हम कहते हैं ई बैंकिंग। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फॉर डूइंग बिजनेस बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स इज़ कॉल्ड ई बैंकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आजकल हम ATM का यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो है, टेलीफोनिक बैंकिंग जो है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, फॉर द रिसीट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश या ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ये सारी क्या है ई बैंकिंग का ही एक पार्ट है। इट हेल्प्स टू ट्रांजैक्ट एनी वेयर एनी टाइम,
कि इसको हर जगह पे बैठे हर टाइम पे इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम है पॉइंट ऑफ सेल। अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि पॉइंट्स ऑफ सेल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इजी डे पे या किसी रिलायंस के मॉल के अंदर पेमेंट कोई सामान खरीदता हूँ, जो हम अपनी पेमेंट वहाँ पे कार्ड को अपने डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को दिखा के पे करते हैं, तो जिस मशीन के ऊपर वो उसको स्वाइप करके पेमेंट हमारी कट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है उसका। देन ई गवर्नेंस। इसी तरह से मान लो कि गवर्नमेंट जो है अपनी सिटीजन्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर सर्विसेज देने के लिए या अपने सिस्टम को और ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करने के लिए काम करना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया को साथ में यूज़ करती है, देन इट्स कॉल्ड ई गवर्नेंस। के क्या मतलब इसका? इट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट की एबिलिटी इंक्रीज़ होएगी और नीड्स सेटिस्फाई होंगी सोसाइटी की। फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिशिंग ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, कि जो गवर्नमेंट है अपनी सारी जो पॉलिसी या प्रोग्राम्स हैं उनको पब्लिश करेगी इंटरनेट के ऊपर, यूजिंग द IT फॉर स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड मेकिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कि जो भी उन्होंने अगली अपनी को रणनीति बनानी है, कोई प्लानिंग बनानी है या कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाने हैं, उनको उसके ऊपर शो कर देगी इंटरनेट पे। अलाउ करती है सिटीजन्स को टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। साथ ही साथ सिटीजन्स को अलाउ करती है कि अगर उनके पास कोई बेटर आइडिया है तो वो इंटरनेट पे शेयर करें, अगर गवर्नमेंट को पसंद आता है तो उसको वो अडॉप्ट भी करते हैं। देन प्रॉक्सी सर्विसेज। प्रॉक्सी सर्विसेज क्या है? कि मतलब एक तरह का ऐसा एक मिडल मैन जो कि सर्वर की तरह बिहेव करता है, बट एक्चुअल में वो सर्वर है नहीं। पर इस तरह का जो प्रॉक्सी सर्वर है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारी। किस तरह से? कि सच सर्विसेज दे आर प्रोवाइडेड बाय द प्रॉक्सी सर्वर्स हु सिट बिटवीन द इंटरनेट सर्वर एंड क्लाइंट वर्क स्टेशन। कि जो कि सर्वर और क्लाइंट्स के बीच में एक मिडल मैन का काम करेगा। इट प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट इन फॉलोइंग वेज। अब जो मिडल मैन की तरह जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बैठा है, इसने क्या करना है कि जो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट्स आती हैं उनमें से कुछ एक तो रिजेक्ट ही कर देता है, कुछ एक को अपने लेवल के ऊपर ही आंसर कर देता है, और कुछ एक ऐसी रिक्वेस्ट जो इसको लगता है कि हाँ फर्दर आगे सर्वर को ट्रांसफ़र करनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से क्या है कि सर्वर के पास सिर्फ रिक्वायर्ड जो इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट हैं वही उनके पास जाती हैं, और इस तरह से उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो ये मिडल मैन जो है प्रॉक्सी सर्वर हमारा देखता है कि वेदर टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट और नॉट। क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट करना भी है कि नहीं करना। दूसरा कि उनको फुलफ़िल करना है अपने आप या उनको रिक्वेस्ट को आगे फर्दर मेन सर्वर के पास भेजना है। तो बाय दिस द प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट वाइल प्रिवेंटिंग द इंटरनेट ट्रैफिक फ्रॉम असेसिंग द प्राइवेट लैंड। तो इस तरह से क्या है कि वो प्रॉक्सी सर्वर अपनी सर्विसेज दे भी रहा है क्लाइंट्स को, और साथ के साथ जो मेन सर्वर है उसका जो बर्डन है वो भी कम कर रहा है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है आगे इसकी थोड़ा स्पेशलाइज्ड है कि इट प्रोवाइड द पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि इट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू सर्टन फाइल्स, कि ये कुछ एक फाइल्स का जो एक्सेस है वो रेस्ट्रिक्ट करता है। मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी चाहती है कि उसका कुछ रिकॉर्ड जो है उसके सारे एम्प्लॉयज़ को ना पता हो, तो वहाँ पे कंपनी क्या लगा सकती है? पैकेट फिल्टरिंग, ताकि उसकी जो कुछ फाइल्स हैं वो हर एक एम्प्लॉय के साथ में कॉमन ना हो पाएँ। आगे आ गया प्रॉक्सी सर्वर्स दे आल्सो प्रोवाइड द कैचिंग सर्विसेज। कैचिंग सर्विसेज के मतलब किस तरह से ये एक्चुअली मतलब काम करता है, कैसे वो फाइल्स को डाउनलोड करता है, तो क्या चीज़ है। तो इसकी ये आगे 2 टाइप्स हैं, एक्टिव कैचिंग और पैसिव कैचिंग। एक्टिव कैचिंग क्या है कि इसने मतलब बहुत एक्टिव रह के फटाफट डाउनलोडिंग करनी है और स्टोर कर लेने डॉक्यूमेंट्स जब लो एक्टिविटी पीरियड चल रहा होता है सर्वर का। ठीक है। दूसरा इसना क्या है? पैसिव कैचिंग। पैसिव कैचिंग के अंदर क्या है, इसने जस्ट ये चेक करना है कि जो भी कोई मेरे से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट्स के द्वारा वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है या नहीं। पड़ी है तो वो प्रोवाइड कर देता है, अदरवाइज़ नहीं।
एक्चुअली जब अब आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई अगर क्वेश्चन आता है प्रॉक्सी सर्विसेज, देन अप टू दिस पॉइंट पैकेट फ़िल्टरिंग तक ही आप इसको आप कर सकते हो, इट इज़ सफिशेंट। यहाँ सिर्फ आप उसके बाद नाम लिखा हो कि पैकेट फ़िल्टरिंग भी ये काम करते हैं और कैचिंग सर्विसेज भी करते हैं। पैकेट फ़िल्टरिंग का मतलब था कि कुछ एक फाइल्स को का जो एक्सेस है उसको रेस्ट्रिक्ट करना, कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना। कैचिंग सर्विसेज के अंदर कि वो उसने लो एक्टिविटी पीरियड के अंदर फटाफट डाउनलोड्स करने हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव कैचिंग कर रहा है। और यहाँ अगर सिर्फ वो अपनी सिर्फ डेटाबेस को चेक ही कर रहा है कि हाँ उसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सेव्ड हैं या नहीं, तो वो क्या है, पैसिव कैचिंग। तो ये थी प्रॉक्सी सर्विसेज। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका टॉपिक करेंगे कि कौन से मॉडल्स हैं इंटरनेट या ई कॉमर्स के। तो नाम पहले भी आए थे, बिजनेस टू कस्टमर वगैरह। तो वन बाय वन इसको हम डिटेल में करते हैं। पहले B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर। तो अक्सर जो हम डील करते हैं, जो हम परचेजिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो सारी एक तरह से क्या है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग रिटेल गुड्स ऑन द इंटरनेट। इट अलाउज कस्टमर टू कंप्लीट द ऑर्डर इन फॉलोइंग स्टेप्स। कि ये कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करके हम कंपनी से चीज़ें खरीदते हैं। इसमें क्या है कि कस्टमर ने चीज़ें खरीदनी है किसी बिजनेस हाउस से, तो डीलिंग हो रही है बिजनेस के साथ, बिजनेस की और कस्टमर की। ठीक है, एक सेलर है, एक बायर है। तो इसमें जो कस्टमर है उसमें कौन कौन से काम करने हैं। सबसे पहले वो कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा। दूसरा, वो अपनी आइटम को सिलेक्ट करेगा। मान लो मोबाइल फ़ोन उसने ख़रीदना है, उसने मोबाइल फ़ोन को क्लिक किया। उसके बाद कस्टमर गेट द डिटेल्स ऑफ आइटम्स। कस्टमर को उस मोबाइल की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। कस्टमर उसको फिर वो ओके करता है, सिलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज फ्लिपकार्ट की लगी हुई है सेल, तो मान लो आपने Realme 7i को सिलेक्ट किया है, तो कंप्यूटर साथ में आपको इन्फॉर्मेशन करता है कि आपने पेमेंट किस तरह से करनी है। तो कस्टमर अपने कार्ड नंबर की डिटेल उसमें फिल करता है, बैंक उसको वैलिडेट करता है। तो ये हमें पता नहीं लगता, हमने जस्ट अपने कार्ड नंबर की डिटेल उसमें जैसे ही फिल करते हैं, साथ के साथ क्या होता है कि जो कंपनी का बैंक है उसको वैलिडेट कर देता है कि हाँ ठीक है कि ये पैसे हमको मिल गए हैं, और साथ में एक्नॉलेजमेंट कर देता है कि यस उसको पैसे मिल गए हैं। और उसके बाद क्या है, आफ्टर द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड डेबिट ऑर्डर कंप्लीट, कि उसके बाद जैसे ही वो पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो कुछ एक स्टेप्स के अंदर ऐसे आपकी वो प्रोसेसिंग विद इन सेकेंड्स कंप्लीट। नाउ अब आ गया हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ये मॉडल क्या है कि अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में सेल परचेज़ करता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपने जो साइकिल के जो उसके टायर्स हैं या वो किसी और कंपनी से बनवा रही है, साइकिल के जो रिम हैं वो किसी और से बन रहे हैं, एक्सल कहीं और बन रहा है, हैंडल्स कहीं और बन रहे हैं। तो जो हैंडल बना रही है कंपनी, वो जो अब साइकिल वाली कंपनी को, हीरो कंपनी को प्रोवाइड करेगी। तो एक तरह से वो हैंडल बनाने वाली कंपनी भी बिजनेस है और साइकिल बनाने वाली कंपनी भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में जब सेल परचेज होती है उसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो इसमें मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि जैसे इंटेल कंपनी है, अपनी वो चिप बनाती है कंप्यूटर के लिए और उनको देती है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ गुड्स ही बेचनी है, यहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो हमारी वोडाफोन कंपनी है या रिलायंस का जियो कंपनी है, तो वो अपने इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सारे बिजनेस हाउसेस को। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या डील हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस। सो इट इज़ अ यूज़ ऑफ इंटरनेट टू सेल परचेज गुड्स और सर्विसेज बिटवीन वन बिजनेस टू अदर बिजनेस। तो यहाँ पे एक तो आ गई एग्जांपल ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, जैसे मैंने वोडाफोन या जियो वाली बताई है। दूसरी आ गई जैसे इंटेल, जिसने अपने चिप्स को बेचा दूसरे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये वाला जो मॉडल है बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। उनके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो एक बहुत बड़ी नई मार्केट को असेस कर सकें और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल तक।
नेक्स्ट अब हमारे पास अगली टाइप इसकी आ गई कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि यहाँ पे कोई बिजनेस है ही नहीं, तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपनी चीज़ें बेच रहा है, या एक उपभोक्ता कंज्यूमर जो है दूसरे कंज्यूमर को अपनी चीज़ बेच रहा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैंने अपनी पुरानी कार बेचनी है किसी को, तो मैं कोई खुद अपने आप में बिजनेस नहीं हूँ, और जिसको मैंने बेचनी है वो भी एक पर्सन है, खुद में बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे जो डील हो रही है वो हो रही है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अब इंटरनेट के यूज़ की थ्रू करके OLX को साइट को लिया और वहाँ पे अपनी कार को बेच दिया, ठीक है। सो ये जो एग्ज़ाम्पल है OLX के ऊपर, जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को चीज़ें बेचता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आगे आ गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कि यहाँ पे हो सकता है कि एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ में डील कर रही है, या एक इंडिया की गवर्नमेंट जो दूसरी किसी और कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में डील कर रही है। तो उनके साथ में अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली कुछ सेल परचेज करते हैं उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल। तो यहाँ पे पब्लिक को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। आगे आ गया पीयर टू पीयर। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका मतलब है कि मान लो कि एक क्लाइंट ने कुछ सर्वर से कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी थी, पर वो सर्वर की बजाय अपने जैसे किसी और क्लाइंट को एक्सेस करके उससे ही वो सारी फाइल्स वगैरह ले रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर। इट इज़ अ यूज़ ऑफ इंटरनेट टू शेयर रिमोट फाइल्स या रिसोर्सेज डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू क्लाइंट वेब सर्वर। कि यहाँ पे एक क्लाइंट सिर्फ दूसरे क्लाइंट से ही डायरेक्टली फाइल्स ले रहा है बिना सेंट्रल वेब सर्वर के पास जाने के। आगे आ गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, के यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरनेट को यूज़ किया है कि अपने सिटीजन्स को कुछ खास सर्विसेज देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं सुविधा सेंटर या सेवा केंद्रों के ऊपर हमें वहाँ पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह हम अप्लाई करते हैं और हमें मिल जाता है। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गए या किसी भी तरह के और सर्टिफिकेट्स वगैरह। नाउ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जैसे गवर्नमेंट सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है वैसे ही गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को भी कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज देने के लिए जो मॉडल यूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सो ये डिफरेंट मॉडल थे। सिर्फ आपने नाम पे ध्यान रखना है कि B का मतलब बिजनेस, C का मतलब कस्टमर या कंज्यूमर, G का मतलब गवर्नमेंट और स्पेशली P का मतलब पीयर टू पीयर। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया इसके अंदर कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं कि टू सिक्योर फॉर द सिक्योर ई कॉमर्स, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ें सेल परचेज करते हैं तब हमेशा एक रिस्क रहता है कि हमारा कोई प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल डाटा किसी और के पास ना पहुंच जाए, हमारे कोई जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जो पैसे हैं जिसको हमने देने हैं वो कहीं और ही ना पहुंच जाएं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से हमने सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले क्या है, ड्यूरिंग द ई कॉमर्स बायर एंड सेलर्स डोंट हैव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओनली द वर्चुअल कॉन्टैक्ट इज़ देयर, सो फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व्ड। हमें पता है कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई सेल परचेज करते हैं तो हमारा बिजनेस के साथ में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ वर्चुअली हम देख रहे हैं कि हमने उसकी साइट खोली हुई है बिजनेस की, उसके साथ में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, जैसे कि एंटीवायरस, कि हमारे पास एक लेटेस्ट एंटीवायरस होना चाहिए किसी अथराइज्ड साइट से लिया हुआ। फायरवॉल्स क्या करती हैं, किसी बिजनेस के जो इंटरनेट सिस्टम है उसको आउटसाइड एक्सेस से प्रोटेक्ट करती हैं, उसको हैकिंग से बचाते हैं। चेक द ईमेल रेगुलरली, कि जो भी हमारे पास ईमेल्स आती हैं उसको हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए, और जो भी फालतू उसमें कोई ईमेल्स हैं उनको रेगुलरली हमें डिलीट भी करना चाहिए, और साथ में साथ अननोन जो मेल्स हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से अवॉइड करना है हमने अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स, कि जिन वेबसाइट्स का कोई अता पता नहीं है, कोई ख़ास नहीं है वेबसाइट्स, तो ऐसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स के साथ में बाइंग वगैरह हमें नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। रेगुलर चेंज करना चाहिए हमें अपना पासवर्ड। इसी तरह से एक अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी हमें अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर या ईमेल के पासवर्ड्स डिस्क्लोज़ नहीं करने चाहिए। एक एनक्रिप्शन,
कि जब भी हमने कोई कम्युनिकेशन किससे करनी है तो उसको हमने एनक्रिप्टेड मोड के अंदर करनी है। सो अगर इस तरह से कोई कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हम यूज़ करते हैं देन जो ई कॉमर्स है हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड है सेल परचेज़ का। देन अब हमारे पास अब आगे के बेनिफिट्स क्या हैं ई कॉमर्स के सोसाइटी को और एंड ऑर्गेनाइजेशंस को। तो स्पेशली अब नाम ले रहा है सोसाइटी का, यहाँ पे नाम फिर वही आएंगे कि एनीवेयर एवरीवेयर, लेस कॉस्ट के ऊपर है, पुअर पीपल्स के लिए भी अच्छा है, पुअर कंट्रीज़ के भी लिए अच्छा है, या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने लिखी हैं कि इसकी कॉस्ट एक तो कम पड़ती है, हेल्पफुल फॉर द लो इनकम ग्रुप, सेविंग ऑफ द टाइम, हेल्पफुल फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, हेल्पफुल फॉर द पब्लिक सर्विसेज लाइक जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, रिफंड को टैक्स का लेना, या पेंशन्स वगैरह। इसी तरह से बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस को क्या होंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि जो बिजनेस हाउस है वो जब वो इंटरनेट पे सेलिंग करते हैं तो उनको ऐसे बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो उनकी कॉस्ट रिड्यूस्ड है कि पेपर वर्क उनका बहुत ज़्यादा कम हो गया। दूसरा, कोई मिडल मैन बीच में नहीं है, डायरेक्ट सीधी सेल परचेज किसके साथ हो रही है, कस्टमर के साथ। रिड्यूस्ड ओवरहेड्स कि बाकी की जो सारे ओवरहेड्स की कॉस्ट थी, जैसे मतलब को ज़्यादा उनको इन्वेंट्री इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, उसकी सारी कॉस्ट को बच गई। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन कि अब उनकी जो बिजनेस है सिर्फ उसी शहर में नहीं है, उस कंट्री में नहीं है पूरे, बल्कि ग्लोबल लेवल पे है, कोई इसकी जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। फिर आ गया लो कॉस्ट ऑफ इंटरेक्शन। इसके अंदर अब सेलर और बायर के बीच में हमें पता है कि कोई डायरेक्ट उनका कांटेक्ट तो होना नहीं है, ना ही उनकी कोई टाइम वेस्टेज या कुछ और होना है, तो सिर्फ वर्चुअल कांटेक्ट के साथ विद इन सेकेंड्स हमारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो इससे क्या है, उनकी कॉस्ट ऑफ इंटरेक्शन भी कम है। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की ई कॉमर्स की क्या है, तो मेन लिमिटेशन यही है कि पब्लिक की जो रेजिस्टेंस है, कि लोगों का जो डर है कि लोग इतना विश्वास नहीं करते, कि उनको डर भी लगता है कि हमारे पैसे कहीं और कट ना जाएं, या चीज़ जो हमने डिमांड की है वो चीज़ गलत ना आ जाए हमारे पास, ठीक है। और एक जो मार्केट के अंदर जो इंटरनेट पे किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है, किसी भी तरह का कोई सेलर उसके ऊपर आ सकता है, किसी तरह के कोई बायर्स वहाँ पे आ सकते हैं। तो कुछ वो सारी इसकी क्या हैं लिमिटेशंस, कि नंबर 1 रेजिस्टेंस टू बाय ऑन द वेब, कि साइबर क्राइम्स के होने के कारण या कोई प्रॉपर लॉ नहीं होने के कारण किसी भी कंट्री के अंदर, तो पीपल उससे दूर भागते हैं। नो ट्रस्ट कि क्योंकि सेलर और बायर के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इस कारण से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। फिर आ गया फेल्ड टू नो कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि यहाँ पे जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे यहाँ जो साइट्स हैं, सेलर साइट्स जो हैं, वो उनको ये नहीं पता कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं। चौथा कि नो बैरियर ऑन अननोन सेलर्स, कि यहाँ पे किसी नए सेलर्स के ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई मर्जी बंदा आके कोई मर्जी बिजनेस इंटरनेट पे आके अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ कर सकता है, सेल कर सकता है। तो उसमें क्या है कि कई अनऑथराइज्ड या जो गलत पर्सनस हैं वो वहाँ पे आके इस सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। तो ये सारी उसकी क्या है लिमिटेशंस। तो ये बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा लेसन था, आज के लिए इतना ही। ओके।